गाइस आई एम लॉ लॉ तुम लोग कैसे कवर कर रहे हो मैं वो देख रही थी। आई एम लाइव, जस्ट चेक। ऑडियो वीडियो सब सही है क्या मुझे बता दो। चलो लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गेट गोइंग। स्टार्ट कर दे। राधे राधे बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन द यूट्यूब हियर। तो मैं आपके चैट्स फिर देख पाऊंगी, राइट? मुझे भी ऑन करने दीजिए एक 2 मिनट। आ गया, आ गई, आ गई। आई एम देयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्यों अटेंडेंस कम होता है रे तुम्हारा ऐसा? कल जितने बच्चे थे उससे आधे बच्चे आगे, कैसे चलेगा फिर? ऐसे कैसे चलेगा बताओ तुम? कंसिस्टेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए? कल वाला लेक्चर नहीं देखा आदिति? चल जाएगा, ऐसे तो कोई ये नहीं है। कंटिन्यूशन में नहीं है, यू आर न्यू, मतलब अभी आप नए नहीं हो ना। एक सेकंड, मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने दो। कर दूं क्या मैं स्टार्ट? पूछ मैम, मैं तो रोज आती हूँ। गुड, तू रोज आती है। लेक्चर स्टार्ट हो गया? हाँ स्टार्ट हो गया। वॉइस बहुत लो है। मैक्स है, मैक्स। अब मैक्सिमम कर दी। हाँ अब मैक्सिमम है। हाय, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे आज का हमारा टारगेट। मैम गोविंद बाहर घूम रहा है। क्यों वो बाहर घूम रहा है? उसको बोल अभी पढ़ने का है। गोविंद को बोल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए लाइफ में। चलो जल्दी स्टार्ट करेंगे। वॉइस लो है, मैंने अभी बढ़ा दिया। क्लियर, प्रॉपर। देखो अभी साउंड चेक। अब मैक्सिमम कर दी। आ गया ना। चलो टारगेट लिखेंगे आज का। आज का टारगेट क्या है? 60+ मार्क्स कितने चाहिए टैक्स में? 60+, 75+, 80+। चलो टारगेट लिखेंगे। पॉजिटिव नोट पे आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोशिश रहेगी कि सैलरी का पूरा जो चैप्टर है वो हम करेंगे कंप्लीट। और अटेंडेंस है थोड़ा सा कम, मुझे गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा, बट व्हाट इज दिस? एक बार बोलूँ, टैक्स इज स्कोरिंग, टैक्स इज ईजी, टैक्स इज मज्जा। ठीक है? क्या रे मृणाल, कैसा बोलता है तू? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो चलो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर वी गो। अब देखो, कल मैंने आपको परक्विजिट्स के पार्ट पढ़ा रही थी। परक्विजिट्स के पार्ट में हमने ये पढ़ा था। अब परक्विजिट्स में मैंने सुपरएन्युएशन कंप्लीट किया, परक्विजिट्स में मैंने ईसॉप्स कंप्लीट किया। बरोबर है का? बरोबर है का? लेक्चर को करेंगे सारे बच्चे शेयर। और मैं आपको बोल रही हूँ, अटेंडेंस इंक्रीज हुआ क्या कि नहीं हुआ? अटेंडेंस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? मुझे तो पता नहीं तुम्हारा क्यों अटेंडेंस कम करते हो। मैं रोज आ रही हूँ, रोज। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, मेरा लेक्चर क्यों गायब हो गया? हाँ आ गया। चल लेट्स गेट स्टार्टेड। हो जाएगा, हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? ईसॉप्स। अब हमें क्या करना है? ईसॉप्स। अब ईसॉप्स में क्या होने वाला है? ईसॉप्स में एम्प्लॉय गिव्स 1000 शेयर्स एट ₹200 पर शेयर।
अब ईसॉप्स में क्या होता है, आपको ऐसा देखना है, ध्यान से आपको कैसा देखना है, आपको ये देखना है कि उस शेयर्स की वैल्यू क्या है और मुझे क्या वैल्यू पे मिल रहा है, आपका फ़ायदा। देखो परक्विजिट का मतलब क्या होता है, परक्विजिट का सिंपल मतलब होता है यस, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। परक्विजिट ईसॉप से ही स्टार्ट करियो। परक्विजिट का मतलब ये होता है, ईसॉप का मतलब या परक्विजिट का मतलब ये होता है एनी बेनिफिट दैट यू गेट फ्रॉम एम्प्लॉयर। आपको अगर कोई बेनिफिट मिला तो हम उसको बोलेंगे परक्विजिट। अच्छा, कल ये समझना कि कल जो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस का लेक्चर है वो रिकॉर्डेड होने वाला है। ऑलरेडी हमने प्ले कर दिया था, तो नहीं तो मैं वही उसी को थंबनेल चेंज करके यहाँ पे रखूँगी कल। तो आप कल देखोगे रेसिडेंशियल स्टेटस का रिकॉर्डेड लेक्चर। फिर से प्ले करने की ज़रूरत है क्या, फिर से अपलोड करूँ, या मेरे ही चैनल पे रेसिडेंशियल स्टेटस है, डू यू वांट मी टू अपलोड इट अगेन और विल यू वॉच द लेक्चर दैट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो कल एक दिन मैं लाइव नहीं लूँगी, तो रिकॉर्डेड रेसिडेंशियल स्टेटस का रिवीजन है। आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे करोगे आप, जल्दी से आंसर दीजिए मुझे आप, ठीक है। आपके आंसर्स आते हैं तब तक मैं ईसॉप्स फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ईसॉप के केस में क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। ईसॉप के केस में क्या होता है, ईसॉप के केस में होता ये है, ईसॉप के केस में होता ये है कि आपको जो है शेयर्स जो है कंपनी के शेयर्स कम प्राइस में मिलते हैं। सो यू गेट कंपनी के शेयर्स कम प्राइस में, बराबर है। यस मैम, फिर से अपलोड करूँ मेरे ही चैनल पे या मेरे इंस्टा पे, कल रिकॉर्डेड तो है ही, अपलोडेड अगेन, इट्स ऑलरेडी देयर। तो क्या मैं लिंक ये कर सकती हूँ, राखी ऐड आया तो उसको स्किप करते हैं, यू हैव टू क्लिक स्किप, ओके। ऐसे हम नहीं बोल सकते सैलरी का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है या नहीं, ठीक है। हाँ, तो लिंक शेयर कर दूंगी, प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, लिंक शेयर करती हूँ। मैम प्रैक्टिस बैच वालों को भी देखना है क्या, नहीं प्रैक्टिस बैच वालों को नहीं देखना है, प्रैक्टिस बैच वालों को नहीं देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच कल 4 to 6 मिलेंगे हम लोग, प्रैक्टिस बैच 4 to 6 रहेगा कल हमारा लेक्चर, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अब ईसॉप्स के बारे में मैं बोलती हूँ, कहाँ देखो बच्चे गायब हो जाते हैं, वेरी बैड। चलो कोई नहीं। अब ईसॉप्स में क्या है, एम्प्लॉय ने आपको शेयर्स दिए, कंपनी के शेयर्स आपको कम प्राइस में दिए। सो मार्केट वैल्यू से आपको जो शेयर्स है वो कम प्राइस में मिले। तो यहाँ होता क्या है, आप देखते हो कि कंपनी ने आपको शेयर्स दिए एट ₹200, तो आपको शेयर्स मिले एट ₹200, तो आपको शेयर्स मिले एट ₹200, लेकिन कंपनी उस शेयर्स की FMV है 500, तो FMV ऑफ दैट शेयर्स इज 500। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 500 रुपये की चीज़ आपको 200 में मिली, तो आपका कितना फ़ायदा हुआ, 300 रुपया पर शेयर का आपका फ़ायदा हुआ। सो 300 पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय आपको ऐसे कितने शेयर्स दिए, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ईसॉप्स होगा, बराबर है कि नहीं। तो ईसॉप्स क्या होता है, जैसे ही आपने शेयर्स का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया आपका बेनिफिट हो गया। तो ईसॉप्स में क्या होता है, एज सून एज यू एक्सरसाइज द बेनिफिट, ओके, एज सून एज यू एक्सरसाइज द बेनिफिट आपका ईसॉप्स का परक्विजिट अराइज हो जाता है। तो आपने जैसे कंपनी ऑफर करती है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करो। तो पहला स्टेप होता है कंपनी ऑफर करती है, बाद में कंपनी उसको एक्सरसाइज करती है, बाद में शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। ये ना एक ऑफर किया आज, आपने एक्सेप्ट किया 2 महीने बाद, और अलॉटमेंट हुआ और 3 महीने बाद, तो हर टाइम इस शेयर्स की जो प्राइस है ये अलग अलग होती रहती है। तो मैं कौन से शेयर्स की प्राइस लेते हैं, तो हम इसमें कौन से शेयर्स की प्राइस लेते हैं, हम शेयर्स की वो वाली प्राइस लेते हैं, कौन सी वाली प्राइस लेते हैं, वो वाली प्राइस लेते हैं जिसका हम वो वाली प्राइस लेते हैं जो होता है FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। सो वी टेक द प्राइस ऑफ FMV ऑफ द शेयर्स एज ऑन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, करेक्ट। सो वी कंसिडर FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, बराबर है, यस। तो ये हमेशा लेना, और ये जो डिफरेंस आता है ये परक्विजिट में आता है। सो दिस इज द परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब होता है एनी बेनिफिट या फैसिलिटी, बेटा परक्विजिट का मतलब होता है एनी बेनिफिट और फैसिलिटी दैट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। इट कैन बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड, जैसे कि आपको शेयर्स मिल रहे हैं। सिर्फ जो स्टार्टअप होते हैं उनको ईसॉप्स आज मिल गए, तुरंत आज ही मिलने पर टैक्स नहीं किया जाता। बाकी लोगों को ईसॉप्स
का ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर दिया, आपको बेनिफिट आ गया, तो आपको तुरंत टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ स्टार्टअप के केस में उनको ईसॉप्स के लिए टैक्स तुरंत नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फॉर स्टार्टअप द perquisite does not arise, perquisite on ESOP does not arise immediately, it is deferred। डिफर्ड का मतलब पोस्टपोन किया है, और कब तक डिफर किया है, रेफर रामबाण। तो आपको रेफर रामबाण करना है, मतलब हमारी जो बुक है वो रेफर करना है। सो यू हैव टू रेफर द रामबाण मीन्स यू हैव टू रेफर द बुक। अब ये जो रामबाण है, ध्यान से सुन के लेना, यहाँ जो रामबाण है यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। सो जो ईसॉप वाला शेयर है, जो ईसॉप वाला परक्विजिट है, ध्यान से यहाँ पे हम देखेंगे। यस, तो ये ईसॉप वाला जो है टैक्स ऑन परक्विजिट। हाउएवर यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुन के लेना, सिर्फ ईसॉप के केस में अगर स्टार्टअप है तो, कि स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप शब्द ही यूज़ किया जाता है। स्टार्टअप की डेफिनेशन, स्टार्टअप को कुछ टैक्स बेनिफिट है, ये सब आप कहाँ सीखते हो, ये सब आप आगे जाके हम है ना फाइनल में सीखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप शब्द ऐसा ही यूज़ किया जाएगा, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टअप के लिए ईसॉप विल गेट टैक्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर्स। 48 मंथ्स, सॉरी 48 ईयर्स नहीं, 48 मंथ्स। 48 मंथ्स का मतलब क्या होता है, 4 ईयर्स। 48 मंथ्स का मतलब होता है 4 ईयर्स। और आइदर 4 साल जब आपको ईसॉप मिले, उसके आगे 4 साल के बाद आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 ईयर्स वो टैक्स करेंगे, और आप ये ईसॉप्स ही बेच देते हो, और यू सीज टू बी द एम्प्लॉय, यू आर नो मोर। आपने ये जिस जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपने छोड़ दिया। तो अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर ऐसा होता है, इसमें से विच एवर इज़ अर्लियर, मतलब आप एम्प्लॉई ही नहीं हो, आपने कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया, या दूसरा जॉब पकड़ लिया, या आपने शेयर्स ही बेच डाले, या आपने क्या किया, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट ईयर, सो 4 ईयर्स, विच एवर इज़, तीनों में से विच एवर इज़ अर्लियर। ओके, तो ईसॉप्स का इस तरीके से रूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि एफएमवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आजकल ना ये एफएमवी पे भी फोकस करते हैं। सो एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईसॉप्स में ये भी होता है बेटा, कि हम इसकी एफएमवी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में यही बुक्स मिलेंगी, यही बुक्स मिलेंगी सेम। सो पेज नंबरिंग वगैरह सब कुछ सेम होगा। सो हम यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये जो है इट इज़ पेज नंबर 50। तो आपको यही मिलेगी। तो यही आपकी ये बुक मिलेगी, चार्ट बुक मिलेगी, रामबाण मिलेगा आपको। आपको सिर्फ प्रैक्टिस बैच में ये नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बैंक या कंपाइलर की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। हर रोज़ जैसे जैसे चैप्टर आता है वैसे मिलते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 50। ओहो, अब कौन सा पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर 50। आर वी ऑल ओके विद दिस? यस। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रेफर द टेबल। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, रेफर द टेबल इन रामबाण, रेफर द टेबल ऑन रामबाण, पेज आई थिंक वही है 50-51 ही होगा, टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफएमवी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफएमवी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एफएमवी। बराबर है क्या, बराबर है क्या। अब देखो आप यहाँ पे जो रामबाण है उसमें क्या बोला है, अगर आप लिस्टेड शेयर्स है, अगर इन्फोसिस के शेयर्स चमेली को मिले तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स चमेली को मिले, बराबर है कि नहीं। तो आपको लिस्टेड शेयर्स मिले, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मिले, तो आप जो एफएमवी लोगे, प्राइस एज ऑन द डेट ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो आप कौन से दिन का एफएमवी लोगे, एफएमवी जिस दिन एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन है उस दिन। बट जो एफएमवी कैसे निकालोगे, ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। और मेरे हिसाब से ये आपने लर्न करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना वो ज़रा एफएमवी कैसे कैलकुलेट होता है इस पर भी सवाल, मतलब इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो हियर द एफएमवी शुड बी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। बट इफ द शेयर्स आर लिस्टेड इन मोर देन वन रिकॉग्नाइज्ड
स्टॉक एक्सचेंज, तो एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे रिकॉग्नाइज्ड है, तो कौन से का लेने का, जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, ओके, जहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगर नहीं दिया तो फिर जैसे हमने लिया लोएस्ट प्राइस लेना वैसे, तो जहाँ पे हाईएस्ट ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग शेयर्स का कहाँ हुआ, अगर आपको प्राइस है ना दोनों जगह दिया, एनएससी का भी दिया बीएससी का भी दिया, तो जहाँ पे उन शेयर्स का ट्रेडिंग का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वो वाले हम लोग लेंगे, ठीक है, तो वो वाले हम लोग लेने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, सो जहाँ हाईएस्ट प्राइस है वो लेना है। इफ़ देर इज़ नो ट्रेडिंग इन द शेयर ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो आपके शेयर्स लिस्टेड हो सकते हैं बट ट्रेडिंग नहीं है। देखो ये सारे 1, 2 एंड 3 में क्या है, शेयर्स सारे क्या है, लिस्टेड ही है। आइदर एक केस में वो लिस्टेड है बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वो लेना है। अब वो लिस्टेड एक से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में है, तो फिर कहाँ का लेंगे, कौन से स्टॉक मार्केट का लेंगे, जहाँ ट्रेडिंग का वॉल्यूम ज़्यादा है। हमें कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में देना चाहिए, बराबर है कि नहीं, बरोबर है का नहीं हो। अब उसके बाद इफ़ देर इज़ नो ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग ही नहीं हो रही आपकी on any recognized, if there is no trading, then the closing price of the shares on the date closest, जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया और उसकी जो क्लोजेस्ट डेट है, लेटेस्ट जब ट्रेडिंग हुई है। तो कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका ट्रेडिंग हर रोज नहीं होता, हर रोज कोई बायर या उसके लिए सेलर नहीं होता, सो देन यू हैव टू टेक अ इमीजिएटली प्रीसीडिंग वाली जो डेट मिलेगी उस दिन का लेना है। इफ द शेयर्स आर लिस्टेड इन मोर देन 1 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कंसिडर द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज विच रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वॉल्यूम। वी नो दैट जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम है, वही आपको लेना है। इफ the day you exercise the option the shares are not listed on a recognized stock exchange, then एक merchant banker मतलब एक वैल्यूअर होता है, तो ये जो शेयर्स का वैल्यूएशन करेगा उसको बोला जाएगा कि आप शेयर्स की वैल्यू निकालो, आप जो वैल्यू दोगे वही हम एफएमवी मानेंगे। तो आपको एक मर्चेंट बैंकर या एक वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये वही हो सकता है इनकम टैक्स के हिसाब से, एक मर्चेंट बैंकर या एक एग्ज़ाम होता है, वो देने के बाद ही आप वैल्यूएशन का काम कर सकते हो ना। हु इज़ अ वैल्यूअर ये हमारे सिलेबस में वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि एफएमवी कैसे निकाली जाती है। सो अगर शेयर्स के, आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है, कभी भी सोचो एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से, क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला, अगर उसे कोई बेनिफिट मिला, फ़ायदा हुआ, बेनिफिट फ़ायदा हुआ, देन इट इज़, कोई बेनिफिट मिला, कोई फ़ायदा हुआ, तो ओनली देन इट इज़ अ परक्विजिट, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परक्विजिट। हमेशा कॉमन सेंस और लॉजिक से जाओ कि परक्विजिट या बेनिफिट का, परक्विजिट का मतलब होता है बेटा कोई तो फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा हुआ तो ही आएगा ना, फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर कैसे आएगा, बरोबर है का, बरोबर। चलो आगे जाएंगे। अब आगे मैंने ईसॉप्स करवाया, अब हाँ, यहाँ पे एक सीक्वेंस में मैं कुछ लिख के देती हूँ तो फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। हम 10 नंबर तक आ गए थे, अब मैं बोलती हूँ नंबर 11। आपको चाहिए क्या ये हैंड रिटन नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए? तो आई होप यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि वहाँ पे मैं ये सारे डालती जाती हूँ। ट्रेविस हेड तू नहीं अटेंड किया क्या? अरे यहाँ नास्डैक के शेयर विल दैट एक्सचेंज का क्या? हाँ हम ले सकते हैं, एम्प्लॉय को यहाँ पे नास्डैक के शेयर्स, वहाँ के एक्सचेंज के शेयर्स मिले तो तुम देखोगे हाँ वहाँ की क्या वैल्यू और हमें कितने में मिले। यस ओके ओके, आपको ये हैंड रिटन नोट चाहिए? हाँ ठीक है, दे देती हूँ, मुझे देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब देने वाली हूँ आपको। आई गिव। अब ध्यान से सुनना, ईसॉप्स के बाद एक मैं बोलती हूँ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। हाँ लेकिन ख़त्म तो होने दो, आज कोशिश करेंगे कि सैलरी ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी बोलूँगी कौन से करने, जिनके पास कोई लेटेस्ट बुक्स नहीं है आप मॉडल निकालो, जो क्वेश्चंस मैं बोलूँगी मोस्टली मॉडल के ही होंगे वो, तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैम आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ योर्स, हाउ कैन आई रेफर रामबाण? कैन यू प्लीज़ सेंड अस अ मैसेज ऑन क्या है मेरा नंबर, 9112114653। ओके सो निखिल यू विल हैव टू सेंड अस अ नंबर ऑन 9112114653। ठीक है परफेक्ट। थोड़ा लेट ज्वाइन करने का, 20 मिनट लेट ज्वाइन करने का एंड देन कैच अप विथ मी। चलो तब तक फिर ना मेरा भी एक फ्लो बन जाता है। अब फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। ओके नाउ यहाँ क्या होता है, एम्प्लॉयर मेक्स अ पेमेंट
सब कुछ मैं नहीं लिखूंगी, कुछ कुछ लिख के दूंगी. सो एम्प्लॉयर मेक्स अ पेमेंट. सो वील डू समथिंग अबाउट यू फॉर द रामबाण, बट जस्ट कॉन्टैक्ट ओवर हियर. ओके, टेल कि आई एम वॉचिंग मैम्स लेक्चर ऑन यूट्यूब. शी हैज़ आस्क्ड मी टू मैसेज अबाउट द रामबाण बुक. ओके, सो हियर employer is, oh my god, oh my god, oh my god, employer makes payment. Employer makes payment एम्प्लॉयर मेक्स, ध्यान दो, एम्प्लॉयर मेक्स पेमेंट. वर्ती बोल रहे, मैंने आपके व्यूज 2 व्यूज बढ़ा रखे. ओ लव यू बेटा. ठीक है, मुझे कुछ ये नहीं है. हम आप बच्चे अगर हमारे साथ है, मुझे कोई किसी का ये नहीं है. ठीक है ना. यस, चलो अब देखो. एम्प्लॉयर मेक्स पेमेंट ऑफ एम्प्लॉईज ऑब्लिगेशन. ऑफ एम्प्लॉईज ऑब्लिगेशन. इसमें सबसे पता है बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, आपको दिया जाता है एम्प्लॉयर पेड. ये देखो, इसका सबसे फेवरेट है आईसीआई का एग्जाम्पल. एम्प्लॉयर पेड प्रोफेशन टैक्स ऑफ एम्प्लॉई रुपीज. कैन यू गेट माई टेलीग्राम चैनल? आई गिव यू एवरीथिंग. एंड में देती हूँ. कैन यू शेयर द लिंक हियर समबडी? वेट. एम्प्लॉयर पेड प्रोफेशन टैक्स ऑफ द एम्प्लॉई रुपीज 2000. तो व्हाट डू वी डू, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दिस? मेरा प्रोफेशन टैक्स, एम्प्लॉई का प्रोफेशन टैक्स पे करना इज माई ऑब्लिगेशन. बट हु इज पेइंग ऑन माई बिहाफ? Somebody else is paying on my behalf. My employer is paying. So am I getting a benefit from the employer? Yes. Oh yes, if I am getting a benefit from my employer, it is going to be treated as my income. बराबर है क्या? Yes. So employer has paid profession tax of the employee and that is rupees 2000. So employer has paid profession tax of the employee and that is rupees 2000. This is shown as, then 2000 has two effects. Because it is so 2000 has two effects. So एक मिनट, इसके 2 effects होते हैं. So firstly 2000 is added as perquisite, is added in salary as perquisite. It is added in salary as perquisite. Now why is it added in salary and perquisite? Because this is a obligation, fulfillment of, because it is fulfillment of obligation. Because it is fulfillment of obligation. ये क्या है? ये fulfillment of obligation है. Because ये क्या है? This is fulfillment of obligation. And then 2000 can be claimed. करेक्ट बोल रही है. करेक्ट चंद्र. 2000 can be claimed as a deduction under section 16(3). Yeah, it can be claimed as a deduction. So this is example 1. Now example 1 हो गया. अब देख के लेते हैं एग्जाम्पल 2. एक्चुअली ये एग्जाम्पल में तो ना, यहाँ जो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन वाला पार्ट है ना, ये जो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है कि मेरी जवाबदारी, यहाँ कुछ भी आ सकता है. तो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन में क्या आ सकता है कि मेरे घर के लाइट का बिल एम्प्लॉयर ने पे किया, एम्प्लॉई के लाइट का बिल, घर के लाइट का बिल एम्प्लॉयर ने पे किया. दिस इज ऑल्सो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. ये भी क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन है. सो एनीथिंग दैट इज ये इसमें से कोई भी चीज़ें क्या हो सकती है? दे बिकम फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. करेक्ट. सो ये सारा क्या बन जाता है? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन. तो एनी पेमेंट जो एम्प्लॉयर कर रहा है मेरे लिए, वो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन में आ सकता है. अब एग्जाम्पल 2, जेन्युइनली मुझे एग्जाम्पल 2 आपको पता है क्या कब बताना था? प्रोफेशन टैक्स के डिडक्शन के टाइम. बट कोई बात नहीं, मैं अभी बता देती हूँ. बात तो एक ही, अभी बताओ या बाद में बताओ ना. कभी कभी क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आता है. थोड़ा गाला मिक्स. क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आता है. एडजस्टमेंट क्या आता है? हाँ, स्कूल फी ऑफ चिल्ड्रन पे करना, कुछ भी, ये सब. मैम ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ना, नहीं वर्तिका. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है. पीटी तो हर एक को मिलता है प्रोफेशन टैक्स का पेमेंट बेसिस पे ना. ऐसा भी आ सकता है. एम्प्लॉयज़ प्रोफेशन टैक्स, एम्प्लॉयज़ पीटी पेड इज 4000, of which
out of which 2500 paid by, out of which 2500 paid by एम्प्लॉयर। फिर बोलो इसकी क्या ट्रीटमेंट दोगे। ये आईसीआई के फेवरेट एडजस्टमेंट है बेटा, ये आपको करके ही जाना है। आप आंसर पासिंग तो बहुत आसान है, क्योंकि इनके ना फेवरेट एडजस्टमेंट बहुत सारे होते हैं बेटा, तो पास होना तो बहुत ही आसान है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। पास होना तो बहुत ही आसान है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ प्रोफेशन टैक्स इज़ 4000 आउट ऑफ विच 2500 इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे हम क्या ट्रीटमेंट करोगे, पहले बोलो। परक्विजिट में ऐड कितना होगा, परक्विजिट में ऐड होगा कितना एम्प्लॉयर ने पे किया वो। सो दिस विल बी एडेड इन सैलरी, दिस विल बी एडेड इन सैलरी। इज दैट क्लियर। ये कहाँ ऐड होगा, सैलरी। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डिडक्शंस। जब हम डिडक्शंस लेंगे अंडर सेक्शन 16(3), ओ माय गॉड, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, आप पीटी का जितना पे किया उतना डिडक्शन ले सकते हो। तो दो इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा, मैम सिर्फ बोला कि एम्प्लॉयर ने पीटी पे किया और हर बार एम्प्लॉयर पे करेगा, ऐसा ज़रूरी है क्या, नहीं। ज़रूरी है क्या, नहीं 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 नहीं, कामिनी तू समझ के ले, 2500 का डिडक्शन नहीं है, डिडक्शन 4000 का है। पीटी का डिडक्शन इज़ अवेलेबल, पीटी का डिडक्शन जो है, हर्षित बोल रहा है मैम लास्ट अटेम्प्ट आई गॉट 51 बट स्टिल आई डिडंट पास। अब वो सीए कोर्स ही ऐसा है ना बेटा, मतलब टैक्स में तो पास हो गया ना, और ट्रिकी पेपर था फिर भी पास हो गया। एक है ना मेरा स्टूडेंट है 76 मार्क्स मिले, उसके साथ मैं लेने वाली हूँ। ये क्या 166 अटेंडेंस हो गया, ये रियल है या तुम लोग +1 करके देख रहे हो, कैसे बच्चे कैसे कैसे बच्चे हैं तुम लोग, कैसे बच्चे हो। पानी की बोतल है, हाँ चलो ये हो गया क्या। अब आगे जाएंगे, चलो। अब देखो ऑब्लिगेशन हो गया, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया, ये 11th हो गया। अभी 12th पे आते हैं। अब 12th में आते हैं, मैम आईसीआई के स्कैनर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सही है ना। हाँ, आईसीआई के जो भी मटेरियल है उससे आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया, नंबर 12 पे जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड नंबर 12 प्रोफेशन टैक्स। मैम मोबाइल एंड लैपटॉप बोथ, क्यों ऐसे कर रहे हो। शेयरिंग लिंक्स टू फ्रेंड्स, दिस इज गुड। इफ यू आर शेयरिंग लिंक्स टू फ्रेंड्स, दिस इज नहीं मैम मॉड्यूल में बोला है 2500 तक ही डिडक्शन लिखता है। नहीं यशस्वी, ऐसा नहीं है। 2500 तक 1 साल का पीटी की लाइबिलिटी होती है। मैक्सिमम पीटी एक्ट, एक प्रोफेशन टैक्स एक्ट, उसके तहत मैक्सिमम हाउ मच आई कैन डू, मैक्सिमम आई कैन 1 साल की मेरी लाइबिलिटी 2500 है। बट कभी कभी मैंने लास्ट ईयर की नहीं पे की होगी, इस साल की नहीं पे की, तो मैं कंबाइन करके पे कर सकती हूँ। हाँ, जितना आप पे करोगे उतना हम अलाउ करेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है मैंने लास्ट ईयर का पे नहीं किया। हाँ दैट यू कैन डू। इंस्टेड ऑफ डबल करने से अच्छा है you can share it with students. My only those who know me really know that how much I want students to clear, students to benefit. So yes, that will be really a great thing if you can share it with your friends. Okay. अब देखो, अब आता है प्रोविडेंट फंड। ओके, प्रोविडेंट फंड में 2 है। अब देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। अब प्रोविडेंट फंड का मैं लास्ट में ले रही हूँ तो मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू, थैंक यू एसआर, थैंक यू। अब देखो यहाँ देखना ध्यान से, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू, बोलो मुझे कितना एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू कितना। ईशा रुकना, तेरा बड़ा मैसेज है। हाँ देख ले तब तक, कोई बात नहीं है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%, नहीं 12% इज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%, करेक्ट। तो एंड उसके आगे देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो वो टेबल ही समझाती हूँ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एसपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू यूआरपीएफ इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
interest credited to URPF. URPF is unrecognized. Credited to URPF is also exempt from tax. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से सुनो बेटा. ओके ये प्रोविडेंट फंड का बात कर रही हूँ. अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ का एग्जाम्पल कैसे आता है, ध्यान से सुनना. यहाँ का एग्जाम्पल कैसे आता है, जो देल से इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट 13.5. oh god, interest credited at 13.5%, rupees 23,600. So what do? We say this is of course credited to RPF. Okay, RPF. So we say interest credited मिला कितना, क्रेडिट कितना हुआ इंटरेस्ट क्रेडिटेड 23,600. लेकिन हम एग्जाम्प्ट करते वक्त क्या बोलते हैं, लेस एग्जाम्प्ट करते वक्त हम बोलते हैं हाउ मच इज एग्जाम्प्ट अप टू. बेटा हाउ मच वी से, इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%. इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%. बरोबर है का, इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%. सो वी से 13.5 के लिए निकालो, चलो मुझे अमाउंट बता दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. सो 9.5% के लिए कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा और यहाँ लिखेंगे, ये एग्जाम्प्ट आएगा एंड बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा. बैलेंस जो होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा. बैलेंस जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. 16,607. सो 23,600 में से 16,607 गाउठी मेथड. येस, आई ऑलवेज कॉल इट एज अ गाउठी मेथड. येस. 23,600 माइनस 16,607. थैंक यू सो मच. फटाफट आंसर दे दो. 6,993 बिकम्स आपका टैक्सेबल अमाउंट. ऐसे ही प्रोविडेंट फंड का और एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ओके, इसमें और एक होता है 13th पर. फिर आई थिंक बस 14th में रेंट फ्री अकोमोडेशन बचा. बराबर. तो फटाफट मुझे परक्विजिट ख़त्म करने हैं. क्या सिखाना है आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एरियर्स, अदर पॉइंट्स. तो ऐसे कुछ चीज़ें मुझे कवर करनी है. आई वांट टू फिनिश सैलरी का पार्ट टुडे. ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बकअप करते हैं. अब 13th होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ध्यान दो बेटा. ओके, 13th इज व्हाट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू RPF. Now whatever employer contributes to RPF is again my perquisite. So employer's contribution to RPF is, but it is exempt up to 12% of salary. It is exempt up to 12% of salary. Now what is the meaning of this salary? ये जो salary here, salary is same like here, salary is same like HRA, is same like HRA. सो यहाँ पे जो HRA का मतलब होता है वही होता है. सो HRA का मतलब है बेसिक प्लस DA if forming a part of salary for retirement benefits plus commission if given as a percentage of turnover. बराबर है कि नहीं? यस. तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन टेल यू, दिस इज कॉन्ट्री टू RPF. मैम व्हाट इफ दिस कॉन्ट्री इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री. सो ये इसमें से एक पार्ट हो गया. मैम व्हाट इफ दिस इज अ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री to SPF. SPF it is exempt from tax. SPF it is exempt from tax. तो SPF के लिए होता है तो it is exempt from tax. Then we'll say employers country. Then I'll say what baba? Employers country to. So you have employers country to SPF exempt from tax. You have employers country to URPF. ये भी exempt from tax होता है. ये भी exempt from tax होता है. Yes, there's a very nice table that is there in my Ramban and मैं उसके यहाँ पे आपको रेफरेंस दे देती हूँ, पेज नंबर देती हूँ, तो वहाँ पे आपको फिर उससे समझ में आ जाएगा. इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? येस. तो अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ. अब एग्जाम्पल क्या होता है, आपको दिया जाएगा employer contributes 18% of basic. Employer contributes 18% of basic salary. मान के चलो basic salary which is 2,80,000. DA forming part of salary is 25,000. कमीशन प्रैक्टिस बैच स्टूडेंट्स हियर. कल कितने बजे मिलेंगे? 4 to 6.
सैलरी के क्वेश्चनर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ, अब देखो, यस टेबल इज देयर ऑन पेज, टेबल कहाँ पे है, टेबल है ऑल्सो, हाँ टेबल ऑन पेज 42, करेक्ट, टेबल पेज 42 बराबर। हाँ, अब देखो, डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इज इक्वल टू 30,000। अब हाउ टू सॉल्व दिस, कम ऑन टेल मी हाउ मच विल बी एग्जाम्ड। आप फटाफट बताओगे कितना एग्जाम्ट होगा, जल्दी बताओगे कितना एग्जाम्ट होगा, कितना एग्जाम्ट होगा, बताओगे जल्दी बताओगे। आंसर आदित्य अभी मत करो, रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है कि नहीं देखेंगे, कल का टाइमिंग क्या है 4 to 6 है, रेसिडेंशियल अभी फ़िलहाल मत देखो, विल टेक अ कॉल क्या करना है, हाउ मच टाइम इज़ देयर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। Yes, so answer employer's country. Now, what is employer's country? How much is the employer contributing? Employer is contributing 18%. And how much is 18% of 280? बोलो. Yes. Less exempt. कितना exempt होता है? 12% तक exempt है. So, less exempt is up to 12% of salary. Now, what is 12% of salary? So, how do we calculate? So, 12% of 280 प्लस डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी बोला है क्या, हाँ बोला है 25,000, प्लस उन्होंने बोला है क्या कमीशन गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, हाँ बोला है, तो आप मुझे बोलो 18% ऑफ 280 कितना है, एंड देन ये जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा बेटा, ये जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, इट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। सो ये जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। सो फटाफट मुझे अमाउंट्स बता दो। टैक्सेबल 10,200, कैन यू गिव मी अ ब्रेकअप, टैक्सेबल इज 10,200, ये मुझे समझा। ओ रोहित अलग बोल रहा है, अलग 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 आ रहे, अरे 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 मैम शल आई टेक एग्जाम ओरिएंटेड बैच और टेक प्रैक्टिस बैच और बोथ ऑफ DTIDT, क्यों निहारिका, वाई यू वांट टू टेक, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुझे अगर फ्री इसमें हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम, निहारिका क्यों चाहिए तुझे, वो बता तो मैं तुझे गाइड करूँगी। 18% इज़ 50,400, वेरी गुड 50,400, एंड ये 12% इस सबका कितना आ रहा है 40,200, वेरी गुड। सो टैक्सेबल इज कमिंग टू 10,000, अलग अलग एग्जाम्पल्स आएंगे, सॉरी। सो टैक्सेबल कितना आ रहा है इसका 10,200, सो 10,200 क्या आ रहा है इसका टैक्सेबल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक किया कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है। यस यस, आर वी ऑल ओके विद दिस, आर वी ऑल ओके विद दिस, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, आर वी ऑल ओके विद दिस, बोलो बोलो बोलो, आर वी ऑल ओके विद दिस, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ जल्दी बताओ। सो ये हो गया। अब 14 क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। यस मैम, कैन आई रेफर योर ओल्ड बुक ऑफ Jan 25? एब्सोल्युटली यस यू कैन, आपको सिर्फ अमेंडमेंट की प्रिंट आउट निकालनी है और बस वहाँ पे चेंजेस करने, प्लीज़ रेफर टू योर ओल्ड बुक्स, एब्सोल्युटली ओके, नो नीड ऑफ बाइंग, बिकॉज आपके सब मार्किंग सब किया हुआ है ना, सिर्फ जो चेंज है वहाँ पे आप चेंज कर देना, ठीक है। No, 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 no. 280 is not 18%. हाँ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% ऑफ बेसिक सैलरी एंड बेसिक सैलरी इज 280, ऐसा लिखते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ GST का भी लूँगी बेटा, एंड बेसिक सैलरी इज 2,80,000, ठीक है ठीक है। टोटल अमाउंट का 18 नहीं लेंगे, नहीं, बिकॉज ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 18 ऑफ बेसिक, सो व्हाट इज हिज एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 18 ऑफ बेसिक, सो यू विल टेक 18 ऑफ बेसिक, सो दैट इज वाई मुझे लगा कि एक्चुअल, ये जो अनन्या है ना ये एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, तुम एक्चुअली कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो 18 ऑफ बेसिक, तो उतना आएगा। एग्जम्पशन कितना है 12% ऑफ सैलरी, वो सैलरी क्या है सेम लाइक HR है। हाँ मुझे पता है आप लोग यहाँ गलती कर रहे हो, इसीलिए मैंने बता दिया, मुझे पता है आप लोग यहाँ गलती करते हो इसीलिए मैंने बता दिया, बराबर है बराबर है। यस अब ये हो गया। अब 14th वाला मुझे लग रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन ही बचा है, फिर सारे हो गए क्या। यस सो 14th इज
रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में एक ही आएगा, अब जो लेटेस्ट वाले रूल्स थे वो ही आएंगे। सो रेंट फ्री अकोमोडेशन में अभी सिर्फ यही आएगा, जो लेटेस्ट वाले रूल्स है वही आएंगे। सो एक ही कैलकुलेशन होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप ये रामबाण देखते हो, अभी रेंट फ्री अकोमोडेशन ही बचा हुआ है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं होगा, तो देख लेना। यस, डू मिस्टेक्स हियर, डोंट डू इट इन द एग्जाम, डोंट गेट स्केर्ड। खुद पे भरोसा करो, खुद पे विश्वास रखो, किसी के रिवीजन लेक्चर्स के लिए मत रुको, खुद करो, खुद कर सकते हो, आप केपेबल हो, आत्मनिर्भर बनो। बराबर है? यस। अब देखो यहाँ रेंट फ्री एंड कंसेशनल अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ओके। LTC रुकना, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो सेकेंड कैटेगरी है, परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ओनली स्पेसिफाइड, जस्ट वेट, ओके। अब 14th होने के बाद ये फर्स्ट कैटेगरी खत्म हो गई, फिर मैं सेकेंड कैटेगरी स्टार्ट करूंगी जहाँ पे 7 है, और फिर परक्विजिट्स है विच आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। फिर मुझे वो रेंट फ्री PF प्रोविडेंट फंड का भी टेबल एक बार बोलना, मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो ठीक है, आप पहले ज़रा सा चिल करो। अब मुझे पहले ये बताने दो, मैम हाउ टू रिमेंबर ओल्ड रेट्स नाउ। यू डोंट हैव टू रिमेंबर द ओल्ड रेट्स, हियर आर द रेट्स नाउ। ये देखो, ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है, ये अभी आपका लेटेस्ट टेबल है, तो हमें अभी यही लेना है। Oh, no, Niharika, if you've already taken the practice batch, then don't take. You've already taken the exam oriented, don't take practice batch. You do exam oriented batch, practice batch के questions में उसमें बाद में कुछ important chapters के add करूँगी. So don't take. Double मत लो lectures. Why are you doing that? Don't do that. हाँ, सो रेंट फ्री अकोमोडेशन ईजी हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर सबने मुझे बोला था, मैम बाकी फैकल्टीज बोल रही है एक ही रेट लेना है, एक ही रेट लेना है। मैं तब से बोल रही थी नहीं, दोनों ही लेना है। और सारे लास्ट टाइम के क्वेश्चंस जो ICAR के सॉल्व हुए थे, दोनों से ही हुए थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप एकदम रिलैक्स रहने का, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ट्रस्ट करो। अब यहाँ पे देखो, ये आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन है। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन बराबर है क्या? एक मिनट, में स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा है? आ गया। चलो, फोकस करते हैं अभी। हाँ, अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको क्या देखना है? रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, लेटेस्ट वाला। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसमें क्या आता है? उसमें क्या आता है? यहाँ पे आता है गवर्नमेंट की लाइसेंस फी। अगर आप अदर्स की कैटेगरी में हो, मतलब आप नॉन गवर्नमेंट हो, आप अदर्स की कैटेगरी में हो, मतलब आप कहाँ पे हो? नॉन गवर्नमेंट में हो। नॉन गवर्नमेंट के केस में आपको देखना है अकोमोडेशन ओन्ड है या अकोमोडेशन नॉट ओन्ड है। अकोमोडेशन नॉट ओन्ड है बेटा। क्या है? अगर अकोमोडेशन क्या है? नॉट ओन्ड। अगर अकोमोडेशन नॉट ओन्ड है तो वो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, देन द परक्विजिट इज 10% ऑफ सैलरी और लीज रेंट। आपको ज़्यादा लोड लेने का ही नहीं है, ठीक है? आपको ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है। अच्छा, अब मैं इतना डायरेक्ट टैक्स का ले रही हूँ, उसके बाद अगर मुझे बोलोगे ना मैम DT का मैराथन, तो आई विल डाई आउट ऑफ हार्ट अटैक। दिन मैं इतना चैप्टर वाइज ले रही हूँ, लेकिन अगर किसी को लगा कि मैम अब DT का मैराथन ले लो, फिर मैं बोलूँगी बाबा रे बाबा चैप्टर वाइज ले रही हूँ, कुछ छोटे चैप्टर्स एक साथ मैराथन भी करवा के ख़त्म करूँगी, मतलब छोटे चैप्टर्स, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे अप टू 15 लाख की पॉपुलेशन है तो आपको 5% लेना है। अबव 15 to 40 लाख आपको 7.5। सो इट इज़ 5%, 7.5 एंड 10%। तो हाइएस्ट अभी 10 है, तो 5%, 7.5% एंड 10% लेना है, बराबर है। सो ये अप टू 15 लाख है। अब देखना, बराबर है। अब यहाँ पे अबाव 15 लाख टू 40 लाख 7.5%।
अबाव 40 lakhs 10% ऑफ सैलरी, समझ में आया क्या? अरे आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब आई लाइक, अरे बाप रे, मैं तो ऐसा ये हो जाएगा अगर किसी ने बोल दिया। ठीक है, अब सुनो, सैलरी मीनिंग यहाँ पे है एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट। सो सैलरी मीन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट, ठीक है। एट डियरनेस अलाउंस ओनली इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बरोबर है का? हाँ मैम, व्हाट अबाउट कमीशन? यहाँ कमीशन विल ऑलवेज बी एडेड, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ का 5th पॉइंट है कमीशन इज ऑलवेज, यहाँ पे क्या है, कमीशन इज ऑलवेज एडेड। तो यहाँ पे जो भी होगा कमीशन ऑलवेज एडेड, सैलरी इज एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट्स, ठीक है। तो सैलरी कमीशन इज ऑलवेज एडेड, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इट शुड फॉर्म अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सैलरी इज फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, सो सैलरी इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। तो अगर आपको अकोमोडेशन 8 महीने के लिए मिला तो मैं सैलरी 8 महीने की कैलकुलेट करूँगी, तो इस प्रकार से हम करते। उसके बाद सैलरी इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस, जैसे इवन एचआरए में याद रखना सैलरी इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस। तो एचआरए का भी जो सैलरी होता है वो अप टू, हाँ अब वो 31 अगस्त वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब वो 31 जुलाई वाला, 31 अगस्त वाला कॉन्सेप्ट होगा क्या? नहीं, अब वो बिल्कुल भी 31 जुलाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा मैम, यहाँ पे फिर एडवांस सैलरी का होगा क्या? एडवांस सैलरी के लिए नहीं, एडवांस सैलरी हम नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज सैलरी इज टू बी कंसिडर्ड ऑन ड्यू बेसिस, बराबर है। अब अगर होटल अकोमोडेशन दिया, यहीं पे देखो, होटल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, होटल अकोमोडेशन के लिए हम बोलते हैं 24% ऑफ सैलरी, या होटल का जो भी खर्चा हुआ विच एवर इज लोअर। अब जो वो 24% ऑफ सैलरी, उसकी भी सैलरी की मीनिंग सेम है। अरे घर के अंदर तो एक ही बात बोलो, रेंट फ्री अकोमोडेशन, होटल वाला बोलेगा मेरी सैलरी अलग, इसमें इसकी सैलरी की मीनिंग अलग, तो कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ जो भी सैलरी की मीनिंग है रेंट फ्री अकोमोडेशन, चाहे वो होटल अकोमोडेशन के लिए हो बेटा, चाहे वो ये अकोमोडेशन हो, कंपनी का अकोमोडेशन हो, सबके लिए ये एक ही होता है। अब सिंगल ही कैलकुलेशन होगा, डबल कैलकुलेशन नहीं होगा। अब सिंगल ही कैलकुलेशन होगा, बिल्कुल भी डबल कैलकुलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो अब सिंगल ही कैलकुलेशन होगा, डबल कैलकुलेशन नहीं होगा, राइट। सो इस तरीके से आपको वर्किंग करना है। दिस इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अरे बोलो ना, झेपता है कि मैं अकेले बड़बड़ कर रही हूँ? हाँ, सो रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेफर रामबाण, रेफर रामबाण, ओके, यस। मैम ये सिंगल डबल क्या है? अरे लास्ट ईयर होता था, लास्ट ईयर होता था। जो लास्ट ईयर के बच्चे ना, ये जो रेट्स है ना मिडिल ऑफ द ईयर में चेंज हुआ था, तो वो लोग क्या करते थे, ओल्ड रेट्स भी यूज़ करते थे और न्यू भी करने पड़ते थे। जिन बच्चों ने मेरा May 25 का किया है, मैं तो आपके साथ सारे अमेंडमेंट सब करवाती हूँ। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया कि एक ही रेट है तो वैसा ही लेना है। तो मैम ये सिंगल डबल क्या, आप चिंता मत करो, ओके, चिंता मत करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या है नीचे लिखा हुआ? अब क्या था पॉइंट नंबर 3? सैलरीज फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। अगर आपको अकोमोडेशन 8 महीने के लिए मिला, कंपनी ने घर 8 महीने के लिए दिया, तो आपको परक्विजिट कितने महीने के लिए मिला? बेनिफिट 8। तो आप बेनिफिट 8 महीने के लिए निकालोगे तो आप सैलरी भी 8 महीने की ही कंसिडर करोगे ना। आपको सैलरी भी 8 महीने के लिए नहीं है। अगर आपको ये बेनिफिट 12 महीने के लिए मिला तो आपको सैलरी भी 12 महीने के लिए लेनी है, तो आपका अकोमोडेशन भी क्या होगा? 12 महीने का ही आएगा। 12 महीने का अकोमोडेशन, 12 महीने का बेनिफिट, 12 महीने की सैलरी, बराबर है क्या? ओके, चलो, समझा क्या? समझा क्या? तो अब ये हो गया। अब मुझे देखना है परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, बराबर। अब मुझे देखना है सेकंड कैटेगरी। मैंने पहला कैटेगरी कर लिया, हेलो संध्या। अब मेरा पहला कैटेगरी हो गया, सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी क्या है? हाँ, जैसे सीट बोल रहा है बराबर, जैसे इस साल कैपिटल गेन्स में वो प्रॉब्लम है, अगले साल के बच्चों को कैपिटल गेन्स में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम आपको आने वाला है। अब देखना पड़ेगा आरटीपी एमटीपी में कैसा कैसा क्वेश्चंस है, अब वो हम सॉल्व करेंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको उसका आरटीपी और एमटीपी भी, बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ हाँ,
चलो अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, एक बात यहाँ पे ये देखेंगे कि चलो अब यहाँ पे देखेंगे परक्विजिट्स टैक्सेबल, परक्विजिट्स दीज आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, अब ज़्यादा पार्ट नहीं बचा, मेजर पार्ट हो गया, इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बराबर है, perquisites taxable in the hands of specified employee। अब perquisites taxable in the hands of specified employee तो मुद्दा आता है मैम who is a specified employee। अब specified employee कौन होता है, हर वो एम्प्लॉय बेटा जो कंपनी का कौन है, आइदर वो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है। सो इफ़ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी तो मैम फर्निश्ड अकोमोडेशन, हाँ फर्निश्ड अकोमोडेशन रह गया, ओके 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 ओके, बताती हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पे आता है फर्निश्ड अकोमोडेशन, सॉरी फर्निश्ड अकोमोडेशन, बताती हूँ, डोंट वरी। फर्निश्ड अकोमोडेशन इज इक्वल टू घर प्लस मस्त डाइनिंग टेबल फर्नीचर, ओके। तो आपका क्या है, मस्त पे कि फर्नीचर है, तो दिस इज अकोमोडेशन प्लस फर्नीचर। टू मिनट्स वेट। हाँ अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो अकोमोडेशन है ये फर्निश्ड अकोमोडेशन में क्या होता है, घर का कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया, अकोमोडेशन ओन्ड है, अकोमोडेशन नहीं ओन्ड है, पॉपुलेशन है, वो आपको अकोमोडेशन का निकालने का है। अब मैम May 25 के लिए अमेंडमेंट लेक्चर नहीं होगा ना कोई, शायद नहीं होगा, आई एम वेटिंग फॉर स्टैट्यूटरी अपडेट। मैं एक बार चेक करती हूँ, होगा तो भी 1 घंटे भर का होगा, तुम मत चिंता करो, ज़्यादा नहीं होता है कुछ, छोटे मोटे से क्या आते हैं नोटिफिकेशंस आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर फर्नीचर में 2 प्रकार होते हैं, अगर फर्नीचर ओन्ड है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, फर्नीचर क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, furniture is owned by employer, wait, furniture is owned by employer, then the value of perquisite is 10% per annum of the cost। हर्षद सर से ड्राइंग सीखनी पड़ेगी, ऑफकोर्स सीखने वाली हूँ मैं। अब 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, बराबर है। अगर फर्नीचर ओन नहीं है बट फर्नीचर इज टेकन ऑन रेंट, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया फिर आपको दे दिया, सो फर्नीचर इज टेकन ऑन रेंट, देन व्हाट इज द परक्विजिट, देन यहाँ का जो परक्विजिट इज इक्वल टू हायर चार्जेस, जो भी रेंट है हायर चार्जेस है वही आपका परक्विजिट आएगा। तो फर्नीचर का वही है, एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, वो यूज वाला नहीं सिखाया था मैंने असेट्स में, तो ये वो वाला है, बराबर है। जीएसटी का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जीएसटी के प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस बैच करोगे, यहाँ पे ही अपलोड कर दूंगी, पूरा जीएसटी का प्रैक्टिस बैच इधर अपलोड कर लूँगी, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, और यू आर हैविंग अ सैलरी, आपकी जो मॉनिटरी सैलरी है, ओके, आपकी जो मॉनिटरी सैलरी है इट एक्सीड्स 50,000 पर एनम, बाप रे बाप कितनी हो गई, नहीं 50,000 पर एनम, मंथली के 4-5 हज़ार भी नहीं है, मतलब फिर 4-4.5 हज़ार के आसपास होगी, तो ये क्या ही है मैम, वो सेपरेबल वाला है तो iOS में आ रहा है, अरे निधि वो तो कंफ्यूज हो रही है, वो कॉम्पोजिट रेंट की बात हो रही है, वो HP में है, इनकम की बात हो रही है वो, हाँ बराबर है, यस। अब देखो मॉनिटरी सैलरी एक्सीज 50,000 एंड थर्ड पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है 20% या ज़्यादा, 20% और मोर वोटिंग राइट्स और इक्विटी। तो नाउ देर आर सर्टन परक्विजिट्स दैट गेट टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड, बट ना मुझे ऐसा भी चेक करना है, आई रियली वांट टू चेक कि यहाँ वाला जो यहाँ ये वाला स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड है ना, होपफुली नए इनकम टैक्स एक्ट बिल जो है, इनकम टैक्स बिल 2025 वाले में डिलीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे
की ज़रूरत नहीं है ना। नाउ अंडरस्टैंड मैम, वो गार्डनर सैलरी वाला भी एक्सप्लेन करो। कुछ नहीं है गार्डनर सैलरी वाला, नहीं ले रहा है मॉड्यूल, वैसे एक्चुअली एक्ट में है बट मॉड्यूल इज़ नॉट टेकिंग इट, सो जस्ट लीव इट, लीव इट। कि ऐसा था कि अकोमोडेशन ना अगर कंपनी ने दिया तो गार्डनर की सैलरी एग्जम्प्ट होती थी, बट मत करो अभी वैसा, जस्ट लीव दैट, क्योंकि Jan 25 या उसके पहले के एग्ज़ाम में उन्होंने नहीं किया वैसे। जब तक हम सीए नहीं बनेंगे तब तक हमें क्या करना है, आईसीआई को पूरा का पूरा फॉलो करना है। मैम जीएसटी की प्रैक्टिस बैच फ्री होगी क्या? अरे ऑलरेडी है यूट्यूब पे। आपको ना एसपीसी चैनल पे ढूंढना मुश्किल लगता है तो मैं यहाँ ना जीएसटी का भी शेड्यूल एक दे देती हूँ, जीएसटी का भी शेड्यूल यहाँ पे दे देती हूँ, एंड आई विल अपलोड द प्रैक्टिस बैच यहाँ पे। यस, मैं जीएसटी की प्रैक्टिस बैच भी अपलोड कर देती हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आई विल अपलोड इट, ठीक है। अब देखो, अब हम परक्विजिट्स कौन से फटाफट बोलती हूँ, पढ़ाऊँगी वहाँ से, ठीक है। इसमें पहला आता है मेडिकल फैसिलिटी, पहला आता है मेडिकल फैसिलिटी, अलाउंस नहीं, मेडिकल फैसिलिटी इनटू ब्रैकेट मेडिकल फैसिलिटी इज अ परक्विजिट। अरे मेरा जीएसटी का मैराथन 1 नंबर है बेटा, देख तो लो तुम। मेडिकल फैसिलिटी इज़ अ परक्विजिट, लाइक इसका क्या एग्जाम्पल है, रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। आप मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, उसके बाद आप मेडिकल हॉस्पिटल में ना, आपका मेडिकल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, आप, आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी, और कंपनी आपके बिल्स क्या करती है, रीइम्बर्स करती है, और कंपनी क्या करती है, आपके बिल्स रीइम्बर्स करती है, बराबर है। सो मेडिकल फैसिलिटी इज़ अ परक्विजिट। नाउ बट अगर मेडिकल अलाउंस बोला, मेडिकल अलाउंस शब्द यूज किया, तो मेडिकल अलाउंस इज अ अलाउंस एंड फुली टैक्सेबल। सो मेडिकल फैसिलिटी जो है ये परक्विजिट है, बट जो मेडिकल अलाउंस है इज अ अलाउंस एंड इज फुल्ली टैक्सेबल। फिर ये जो अलाउंस है ये क्या होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल है, अलाउंस है ना, तो अलाउंस में तो 4 ही चीज़ें चेक करनी है, HRA, एंटरटेनमेंट, 2 कैटेगरीज, तो आपको क्या चेक करना है, HRA, एंटरटेनमेंट, 2 कैटेगरीज, या आपको क्या चेक करना है उसमें, फिर आपको चेक करना है 2 कैटेगरीज। अगर नहीं है 2 कैटेगरीज तो फिर आप बोलोगे बचा हुआ सब कुछ टैक्सेबल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब मेडिकल फैसिलिटी, अरे कोई भी, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम लोग हमेशा कॉमन सेंस से बात समझ लो कि मेडिकल फैसिलिटी एक परक्विजिट है। परक्विजिट का मतलब है फ़ायदा, फ़ायदा डायरेक्टली मुझे मिल रहा है, या मेरी वजह से मेरी वाइफ एडमिटेड हो रही है, एम्प्लॉयर है उसकी वाइफ एडमिट हो गई, कंपनी ने वाइफ का बिल पे किया, वो मेरा ही फ़ायदा हुआ ना। हाँ, तो एम्प्लॉयर के रिलेटिव भी अगर एडमिट है तो चलता है, मुझे बेनिफिट मिला तो वो परक्विजिट ही है ना। यस, नाउ वेट, जस्ट चिल। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी की बात करेंगे, मेडिकल अलाउंस ये परक्विजिट है। अब सी पॉइंट हम किसके बारे में बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मतलब क्या होता है, this is either, this also includes reimbursement of medical bills. Now if you get a medical facility in government hospital, which hospital, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिला तो ये क्या होने वाला है, ये एग्जम्प्ट होने वाला है। आपको मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर इज हैविंग अ हॉस्पिटल, यू आर वर्किंग विद दैट हॉस्पिटल, then that is going to be exempt. You get this medical facility in an income tax approved hospital, then also it is exempt. Now सबसे commonly ये पूछा ही जाता है और आता है बचा हुआ in a private hospital, या इन अ हॉस्पिटल बोलेंगे, जस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, या सिर्फ हॉस्पिटल बोलेंगे, तो आपको ये फुल्ली टैक्सेबल करना है। तो ये आपको क्या करना है, टैक्सेबल करना है। तो ये बात हो रही है मेडिकल फैसिलिटी जो एक परक्विजिट है, लेकिन मेडिकल अलाउंस बोलेंगे तो ये एक अलाउंस है एंड देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। अब मेडिकल फैसिलिटी इवन आउटसाइड इंडिया होती है। अब मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया में क्या होती है बताती हूँ, 1 सेकेंड जस्ट होल्ड।
चल बाय। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये फैसिलिटी कहाँ मिलती है, एक मिनट, डी पॉइंट, अगर आपको ये फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया मिलती है, सो यू गेट दिस मेडिकल फैसिलिटी, आई विल नॉट राइट इट, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, ओके। मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया में आपको क्या फैसिलिटी मिल सकती है? अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया मिलती है, आशीष एक ना, एक मिनट, हाँ, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। अब क्या होता है मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया में? क्या होता है मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया में? आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस आता है, फिर आपका मेडिकल एक्सपेंसेस आता है, फिर आपका स्टेइंग का एक्सपेंसेस आता है, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड योर कॉस्ट ऑफ स्टे, बराबर है, वहाँ का स्टे, खाना पीना वगैरह। तो मेडिकल फैसिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ स्टे, दिस इज एग्जम्प्ट इफ इट इज़ अप्रूव्ड बाय आरबीआई। ये बहुत ही, अभी तक इतना मैंने कभी देखा नहीं, बट पूछ सकते हैं, इफ़ अप्रूव्ड बाय आरबीआई। ये फॉरेन करेंसी में होता है इसलिए आरबीआई आ गया। नाउ ट्रैवल, नो मैं डाउट्स नहीं देख रही हूँ बीच में, प्लीज़ बड़े मैसेजेस में पढ़ूँ समझूँ, वेट नो वेट, मेरा फ्लो नहीं बिगाड़ो, आई एम देयर ना, मैं एंड तक रुक के सॉल्व करूँगी, रुको अभी ज़रा। यस अब यहाँ पे देखो, अगर ट्रैवल के एक्सपेंसेस है, ट्रैवल एक्सपेंसेस इज एग्जम्प्ट इफ इट इज़, इफ एम्प्लॉईज जीटीआई इज अप टू 2 lakhs, is up to 2 lakhs, otherwise it becomes taxable, is that okay? हाँ, अब यहाँ पे आता है कि समटाइम्स यू नो एम्प्लॉयर पेज हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर पेज हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर क्या करता है बोलो? एम्प्लॉयर पेज हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ और फैमिली मेंबर्स। स्टाफ का पे किया तो एग्जम्प्ट है ना, फैमिली मेंबर का हमने क्या लिया एक क्वेश्चन में, फैमिली मेंबर का क्या किया है हमने, एक मिनट, दैट विल चेक, वन सेकेंड ना। एम्प्लॉयर पेज हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ इज एग्जम्प्ट, वी हैव डन वन क्वेश्चन, देखो जहाँ पे टेलीफोन अलाउंस था वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ब्रदर का लिया है, तो हमने एग्जम्प्ट लिया या टैक्सेबल लिया है, जस्ट बताना मुझे, जस्ट टेल मी दैट क्विकली, समबडी फटाफट बोलो, आई नीड टू नो दैट, आई नीड टू नो दैट। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस स्टाफ का पे किया तो पक्का एग्जाम्प्ट है, ये मुझे पता है। ग्रुप इंश्योरेंस एग्जाम्प्ट है, स्टाफ का हेल्थ इंश्योरेंस इज एग्जाम्प्ट। पर्सनल एक्सीडेंट, ओके, एम्प्लॉयर पेज एम्प्लॉईज एक्सीडेंट प्रीमियम, देन इट इज एग्जाम्प्ट, ये भी क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। सो ये इसमें से कुछ भी पे किया तो ये क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है, राइट? यस, बराबर है क्या, बराबर है क्या, बराबर है क्या मैम? या लिमिट और अप्रूव्ड बाय आरबीआई, एनीथिंग वी कैन से, एग्जाम्प्ट इफ अप्रूव्ड और अप्रूव्ड बाय आरबीआई और विद इन द लिमिट, लिमिट के अंदर है तो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और विद इन द लिमिट, यहाँ पे विद इन द लिमिट भी बोल सकते हैं, और विद इन द लिमिट, बराबर है क्या? हाँ, और फैमिली इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ मतलब एम्प्लॉई एंड फैमिली एग्जाम्प्ट। एटीडी नहीं मिलेगा, किसको एटीडी मिलेगा? कंपनी को, कंपनी कांट टेक एटीडी, एम्प्लॉय कांट टेक एटीडी बिकॉज ही हैज़ टू पे इट, nobody can take ATD. Okay, Chandra? Prakash Mittal. Sorry, I don't know what's your name. Employer pays health insurance premium of employee or relative exempt. Exempt perquisite. बराबर है क्या? यस अब अगला बात करेंगे, ये क्या हो गया, मेडिकल फैसिलिटी। तो पहला परक्विजिट जो एग्जाम था, ये फर्स्ट नंबर इज मेडिकल फैसिलिटी। अब मेडिकल फैसिलिटी के बाद क्या है, सेकंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इसमें एयरलाइंस एंड रेलवेज,
Airlines and railways provide transport, free transport. Provide free transport to employees. Provide free transport to employees. Exam perquisite. अरे हाँ या ना? Then free, then exam perquisite. Exam perquisite. For others, taxable. Like travel bus, travels, या वॉल्वो होती है ना, एक सिटी से दूसरी जगह, वो टैक्सेबल हो जाएगी. ओके क्या? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. थर्ड आता है सर्वेंट फैसिलिटी. सर्वेंट की सैलरी रीइंबर्स करना. सर्वेंट फैसिलिटी और अलाउंस में फ़र्क है. सर्वेंट फैसिलिटी इज अ पर्क एंड इट इज़ टैक्सेबल. इट इज़ अ परक्विजिट एंड इट इज़ टैक्सेबल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट इज़ अ पर्क? आप एम्प्लॉयर की सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉयर को परक्विजिट्स दे रहे हो. किधर है तुम? खाना खाने को चले गए क्या? हाँ, एंड इट इज़ टैक्सेबल. एग्जाम्पल सर्वेंट, गार्डनर, कुक. एग्जाम्पल है सर्वेंट्स, गार्डनर, कुक, सिक्योरिटी. ये सब टैक्सेबल है. यस. उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? बट व्हाट? हाउएवर, बट सर्वेंट अलाउंस is fully taxable because it is an allowance. Is fully taxable because it is an allowance. बराबर है क्या? यस. तो ये भी एक टैक्सेबल हो गया. अब आता है एजुकेशन फैसिलिटी. आइयो, फोर्थ वन. LTC, एजुकेशन एंड मेडिकल. एंड क्या बताना है मुझे? 1 मिनट. कार फैसिलिटी यहाँ पे लिख के लेती हूँ. और ये कार फैसिलिटी कहाँ से पढ़ेंगे? रेफर रामबाण. मैम सर्वेंट फैसिलिटी अगर सैलरी के टर्म्स में ऐड नहीं है तो टैक्सेबल होगा क्या? हाँ, टैक्सेबल होगा. बाद में डिसाइड कर लिया देने का, फिर भी टैक्सेबल ही होगा. टैक्सेबल होगा. 1 मिनट. कार फैसिलिटी का टेबल रामबाण से पढ़ेंगे. बराबर है क्या? अब कार फैसिलिटी के बाद फिफ्थ वाला क्या है? कार फैसिलिटी के बाद ये सर्वेंट फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, फिर क्या है? एजुकेशन फैसिलिटी. और फिर एक कुछ तो भी बचता है. हाँ रुको, कार गैस लिख के लेती हूँ पहले. तुम लोग मेरे साथ लिख रहे हो या मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, लिख भी मैं रही हूँ, बड़बड़ भी मैं कर रही हूँ, तुम मस्त बैठ के मजा ले रहे हो. यस, थैंक यू. ये पेज, थैंक यू बेटा, थैंक यू मृणाल. पेज 59. कूल. अब 1 मिनट. गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये टैक्सेबल परक्विजिट. फिर एजुकेशन और फिर हो गया LTC. अब एजुकेशन में अलग अलग. माय गॉड, एजुकेशन में मैंने सब कुछ लिखवा के दिया है तुमको, सब कुछ लिखवा के दिया है. कार लिखवा के तो शॉर्ट में नहीं, कार वहीं पे शॉर्ट में है. हाँ, इन एजुकेशन फैसिलिटी सुन के लो. एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, ये आया तो इट इज़, मैम सर्वेंट फैसिलिटी एंड अलाउंस बोथ आर टैक्सेबल. यस, बोथ आर टैक्सेबल. ये भी फैसिलिटी के नाम पे टैक्सेबल है. ये इसलिए टैक्सेबल है बिकॉज ये एक अलाउंस है. बट इन शॉर्ट बोथ आर टैक्सेबल. यस, बोथ आर टैक्सेबल. अटेंडेंस देखो 150 से लेस हो गया, 160 तक गया था. अभी पहले 2-3 लेक्चर्स 200 प्लस बच्चे थे. किधर जाते हो तुम? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है? 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड. यहाँ मैक्स 2 चिल्ड्रन. ये एक.
दूसरा, चिल्ड्रन स्कूल फीस रीइम्बर्स किया, चिल्ड्रन का स्कूल फीस क्या किया, रीइम्बर्स किया, ₹51,000. Then this is fulfillment of obligation. गलती से मैसेज हाइड हो गया, पता नहीं क्यों आता है मुझे. फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ये परक्विजिट आएगा 51,000. अब थर्ड इसमें आता है चिल्ड्रन आर स्टडिंग, एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहे, तो ये एजुकेशन फैसिलिटी है. व्हाट इफ चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन एम्प्लॉयर स्कूल, then it is education facility. अब एजुकेशन फैसिलिटी में क्या होगा, एजुकेशन फैसिलिटी में ऐसा है जितना आपको बेनिफिट मिला उसमें से हम क्या माइनस करेंगे. इफ द बेनिफिट इज अप टू 1,000 देन फुली एग्जम्प्ट. तो अगर बेनिफिट इज अप टू 1,000 then it is fully exempt per child per month, fully exempt. Benefit exceeds 1,000 then fully taxable. तुमको समझ में आ रहा है कि ऐसे ही चल रहा है. If employees relative studying, then 1,000 exemption, 1,000 का exemption not there. Then 1,000 exemption not there. बराबर है क्या, बराबर है क्या. Go through the examples that I have taken in Ramban, you will understand. Go through the examples that we have taken, then you will understand. बराबर है क्या. देखो किसी को कोई डाउट है क्या, अब आएगा LTC. Of course यहाँ पे there is no restriction on number of children. No restriction on number of children. बेटा मैं इसलिए करवा रही हूँ, आपको याद हो जाता है. अच्छा ये रिवीजन सफिशिएंट है क्या, बट एक बूस्ट मिल गया ना. आई नो दिस फिगर्स आउटडेटेड, आई नो. अब देखो लास्ट वाला LTC, आई थिंक वही बचा है ना अभी. 6 and 7 7 है ना, क्योंकि LTC इम्पॉर्टेंट, LTC इज इम्पॉर्टेंट. तो मैम फुल्ली टैक्सेबल होगा या 1,000 के बाद. फुल्ली लिखा ना इधर, फुल्ली टैक्सेबल होगा लिखा ना राखी. फुल्ली 1,000 के ऊपर वाला अमाउंट नहीं, पूरा टैक्सेबल होगा राखी बेटा. हाँ अब यहाँ पे देखेंगे LTC. हाँ वो बताऊंगी 15-16, वो पता है. ध्यान दो. LTC में क्या है, लीव ट्रैवल कंसेशन. यहाँ पे जो भी पर्क मिला, पर्क्विजिट है ये, आप लिखते हो LTC रिसीव. LTC रिसीव में से हम क्या करते हैं, लेस एग्जम्पशन. तो बेटा अब ये LTC का एग्जम्पशन कैसा मिलता है, जितना LTC रिसीव्ड हुआ और एक्सपेंसेस विच एवर इज लोअर. ये कौन से एक्सपेंसेस है, ट्रैवल के एक्सपेंसेस. तो जो बचेगा दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. ना सवाल आता है कि मैम ट्रैवल के एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब ये जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये किसके लिए, ये शॉर्टेस्ट रूट के होते हैं. शॉर्टेस्ट रूट ये कब होता है, ट्रैवल इन इंडिया. आपने कहाँ पे छुट्टी पे जाना चाहिए, ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया के बाहर नहीं. व्हेन ऑन लीव,
किसके किसके खर्चे? मैम एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली। अब फैमिली कौन है? फैमिली मतलब आप खुद, आपकी बीवी, ऑफ कोर्स स्पाउस, ओन कॉमा स्पाउस कॉमा चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन में मैक्स 2। फिर ये है क्या, चेक करो, ब्रदर सिस्टर। पॉइंट नंबर 2 में पूरा 1000 के ऊपर नहीं रहे। बेनिफिट एक्सीड्स, तो यू गॉट 1200 पर मंथ का बेनिफिट। सो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट विल बी 1200 पर मंथ, 200 नहीं। बच्चे तो है, अरे बच्चे तो है ही। मदर फादर का बताओ, मदर फादर। हाँ, जीएसटी का मैराथन तुम देख सकते हो, उसके बाद मेरा अमेंडमेंट लेक्चर आ जाएगा। उस मैराथन तक ही मैंने सब पढ़ाया, उसके बाद अगर अमेंडमेंट होगा तो मैं अमेंडमेंट लेक्चर लूँगी, बिंदास देखो। अरे मुझे बताओ ना, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर होली डिपेंडेंट, यस, ब्रो सिस पेरेंट्स इफ डिपेंडेंट, ये तीनों के आगे क्या है? इफ होली डिपेंडेंट। अब इसमें आईसीआई को सबसे क्या पसंद है? यहाँ पे ये मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का क्या सीन है? 1 प्लस ट्विंस अलाउड है क्या? यस अलाउड है। 1 प्लस ट्विंस होंगे, मल्टीपल बर्थ हो गए तो अलाउड है। तो फिर तीनों बच्चों का एक्सपेंडिचर लेस करेंगे। 1 प्लस ट्विंस, तो पहले एक बच्चा हुआ, बाद में ट्विंस हुए, तो अब कितने बच्चे हो गए? 3। तो अब क्या तीनों का खर्चा अलाउ करेंगे? यस करेंगे। अब आपको क्या करना है, बार बार जो हमारे क्वेश्चंस है, जहाँ एलटीसी है, हमारे जो भी मंजूषा के क्वेश्चन के आगे मॉड्यूल 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 लिखा है, वो तो आपको पक्का सॉल्व करना ही करना है, पक्का सॉल्व करना ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो एलटीसी के बारे में मैंने बता दिया, बराबर है क्या? ओके है क्या? अब एलटीसी के बारे में बता दिया। अब एलटीसी के बाद यहाँ पे ऑफकोर्स आई नो वो कुछ परक्विजिट्स रह गए, मैं बताती हूँ। अब देर आर 2 मोर परक्विजिट्स। अगर किसी एम्प्लॉय की 2 वाइफ है और 2 वाइफ के एक एक बच्चे, बाप रे, एक बच्चा है, दूसरी वाइफ के 2 बच्चे, ओ माय गॉड, 2 ही अलाउ करेंगे, मैक्सिमम 2 ही अलाउ करेंगे। एक वाइफ से हो, एक्स वाइफ से हो, न्यू वाइफ से हो, 2 ही बच्चे अलाउ करेंगे। चलो आगे जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स यू आर अलाउड, ये जो एलटीसी का एग्जाम्शन है ये थेरोटिकली है, ये इतना आता नहीं है। एलटी देखो ना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, ये प्रज्ञा को कैसा सवाल आ रहा है। एलटीसी एग्जाम्शन इज अवेलेबल टू टाइम्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। 4 years बराबर है क्या? इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। अरे ओके है ना? इट इज़ 2 times इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। अरे सही है ना? अरे सही है ना? बता दो। हाँ ओके क्या? डिवोर्स होने दो, कुछ भी होने दो, टोटल 2 ही बच्चों के मिलेंगे। वाइफ डिवोर्स हो गई तो उस वाइफ से 2 बच्चे, नई वाइफ से 2 बच्चे ना रे बाबा, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही तुम ले सकते हो, ठीक है? ओ माय गॉड, जाने दो, चलो। हाँ अब एलटीसी की बात सुनना। एक वो जो परक्विजिट है, एक वो जो परक्विजिट है, पीएचडी चल रही है बीवी के ऊपर, तो बच्चे 2 ही अच्छे। तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड तो भी मिली है क्या तुमको? चलो अब सुन के लो। हम्म
चलो मैम पर्सनल हो रहे हो आप, आदित्य क्या हो गया? नहीं मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि एक गर्लफ्रेंड तो है नहीं, और है तो वो संभाली जाती नहीं है, दो दो वाइफ के सवाल पूछ रहे, ऐसे मेरे बोलने का मतलब था। ठीक है, हाँ, दिल पे मत लो। अच्छा ध्यान दो अभी। चलो अभी सुनो, देर इज 17 to 7 एंड 17 to 7A। हाँ अब सुनो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, ये दो, दीज आर टू perquisites। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस नाउ। सैलरी के लिए पार्ट 3 करेंगे क्या? अभी मैं और 10-15 मिनट तो पढ़ा लूँगी। मेरे बेटे की GF नहीं है अभी तक, अभी जाएगा ना कॉलेज में तब होगी। हाँ अभी तो नहीं है, अभी कॉलेज जाएगा ना, तो मैं बोल रही हूँ उसको कि कर, थोड़ा टाइम पास कर ले, 11th-12th में कर सकते क्या? आई डोंट नो व्हाट ही विल डू। चलो अब सुनो, 17 to 7 एंड 17 to 7A, ये सुनो ना, इसका क्या मैं आपको रेगुलर क्लास का ही लेक्चर दे दूँ? ब्रीफ में बोल देती हूँ, बट इफ़ यू वांट मैं इसका रेगुलर क्लास का लिंक शेयर कर देती हूँ, इतने पार्ट का रेगुलर क्लास का लिंक दे देती हूँ विथ प्लस प्रॉब्लम, क्योंकि ये ना थोड़ा समझाना डेंजर है, तो विथ प्रॉब्लम में समझा दूंगी, वहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलो मैम आप लव मैरिज के लिए एग्री करोगे, वो पूछेगा, तो मेरी खुद की लव मैरिज है ना। मेरी खुद की लव मैरिज है तो चलो क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं अपन, चलो चलो अभी सुनो, 17 to 7 क्या बोलता है? 17 to 7 क्या बोलता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ मैं बता देती हूँ, सुनो, देख तो कैसे बात कर रहे हैं। आई स्वेयर ईशा ने सही बोला मैम, अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन पे फोकस करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, यू डिडंट नो दिस? मैम आपने रेगुलर बैच में कभी नहीं बताया, ये बताने की बात है क्या? मतलब ये क्यों बताऊँ मैं? बस लेट्स स्टार्ट, ओ गॉड, चलो लेट्स स्टार्ट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, मॉनिटर चुपचाप हो गया, गायब हो गया। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री, अब देखो एम्प्लॉयर कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू RPF, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS एंड सुपर एन्युएशन फंड। ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू दीज 3 फंड। So employers contribution to these funds, okay, 1, 2 and 3, ये 1, ये 2 and ये 3, तो employers contribution to these funds, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, क्या चल रहा है तुम्हारा? आनंद सर का लव मैरिज है, हर्षद सर का लव मैरिज नहीं है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। तुम बस करो यार, चलो अभी फोकस करो।
चलो चलो चलो, आई एम नॉट रीडिंग ओनली योर चैट्स नाउ. चलो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस एंड सुपर एन्यूएशन फंड, ये टोटल लेंगे. नाउ वॉट एवर इज दिस टोटल, ओके, ये जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट minus 7,50,000, whatever remains, okay, that balance, this is perquisite under section 17(2)(7). अब मेरा सीए बनने से पहले रिलेशन था क्या? आई एम नॉट टॉकिंग नाउ, दैट्स नॉट द टॉपिक हियर. कम ऑन, दिस इज एग्जम्प्ट अप टू, एक बार बताऊंगी बट अभी नहीं. चलो, दिस इज एग्जम्प्ट अप टू 7,50,000. दिस इज एग्जम्प्ट अप टू 7,50,000. Yes, this is exempt up to 7,50,000. Are we all okay with this? Yes. अब ये जो 7.5 लाख, देखो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस, सुपर एन्यूएशन फंड, ये तो 7.5 लाख के ऊपर जो है वो परक्विजिट माना जाएगा. एंड 17(2)(7)(a क्या बोलता है? इसके बाद देखो, मैं रेगुलर क्लास का भी लेक्चर इसका आपको अपलोड कर देती हूँ, उसका लिंक दे दूंगी. एक्सेस टैक्सेबल होगा, यस. अब सुनो, 17(2)(7)(a, 17(2)(7)(a क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन दिस एक्सेस अमाउंट, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन दिस एक्सेस अमाउंट इज ऑल्सो परक्विजिट. ये इंटरेस्ट ऑन दैट एक्सेस अमाउंट में वो वियर्ड फॉर्मूला, हटके फॉर्मूला, वियर्ड फॉर्मूला. प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारे साथ लास्ट में करूँगी. प्रथम सीरीज होती है ना यूट्यूब पे, वो बाद में होगी, ठीक है? अभी डन, अभी डन. परक्विजिट्स हो गए क्या? परक्विजिट्स हो गए क्या? हाँ, जीएसटी की लिंक भी मेरे चैनल पे अपलोड करूँगी मैं, उसका भी शेड्यूल दे देती हूँ और एक एक करके अपलोड करते जाएंगे. ठीक है, ठीक है. चलो, अब फोकस करो. हाँ, अब फोकस करो, अब फोकस करो. ये परक्विजिट के मैं रेगुलर क्लास की लिंक शेयर करती हूँ, इस लेक्चर के नीचे थोड़ी देर से डाल दूँ. अब भी नहीं, 1-2-3 दिन लगेंगे बाबा, वो पूरा लेक्चर से ढूंढ के सब कैलकुलेशन कभी आती है क्या, नहीं आई है कभी भी एग्जाम में, बट मैं डाल दूँगी. आपको देखना है तो आप देखते हो. वो म्यूज़िक बजने वाला फॉर्मूला, यस, वो म्यूज़िक बजने वाला फॉर्मूला है. तो परक्विजिट्स हो गए. नाउ यू हैव टू रीड थर्ड कैटेगरी, सम परक्विजिट्स आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स. Some perquisites are exempt from tax. So this you have to read from रामबाण. ये आपको रीड करना है फ्रॉम रामबाण, ठीक है? हाँ, ओके है क्या? हाँ. अब वो क्या पूछ रहा है, एक लड़का क्या पूछ रहा है, मुझे क्या डाउट है उसका. आज तो ना हो पाएगा, नहीं आज पूरा नहीं हो पाएगा. मैं खुद से आज पूरा कर लूँगी सैलरी. हाँ, कर सकते हो. जो सुबह कंप्लीट करना चाह रहे कर सकता है. या तो मैं कल 4 बजे मैं प्रैक्टिस बैच लेने वाली हूँ, तो पहले 1 घंटा आपके साथ ये क्या बोलते हैं, ये सब कंप्लीट कर देंगे. शाम को आप रेसिडेंशियल कर देना. मोटर व्हीकल सब कुछ है, अभी नहीं बताया जाएगा. और अभी मैं नहीं, ऑलरेडी ड्रम्स बज रहे हैं लाइफ में. हाँ, आप सुनेंगे. तो मैं कल 4 बजे अभी कंटिन्यू करती हूँ. तो आई थिंक मुझे 1 घंटा और लगेगा. ये बड़ा है, मैं क्या करूँ, पार्ट 3 आएगा इसका. ठीक है, कल कंप्लीट करते हैं. अभी आई एम ऑल्सो टायर्ड. मॉर्निंग की बैच बहुत चल रहा है मेरा, भी ऑफिस चल रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे फिर, घाई में नहीं करेंगे, कंप्लीट करते हैं. तो मैं टाइम बताती हूँ. अब प्रैक्टिस बैच के साथ लूँगी या शाम को 7:30 बजे लेती हूँ, मैं टाइम बताती हूँ कल. या तो 4 बजे लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बैच को भी सैलरी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. तो कल 4 बजे लाइव लूँ क्या?
एटलीस्ट शो द रामबाण सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ एग्जाम परक्विजिट. माय गॉड बहुत ज़्यादा है. दिखाती हूँ. आई शो. उफ. हाँ, अब मैं भी थोड़ा थक गई हूँ. मेरे यहाँ पे भी ना धैर्य को बताती हूँ. आरपीएफ एंड एनपीएस एंड सुपर एन्यूएशन. सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट के टाइम होता है. आरपीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. ये आपको प्रोविडेंट फंड तभी ओपन करना है अगर आप प्रोविडेंट फंड एक्ट में कवर हो जाते हो, तभी आपको ओपन करना है. इफ़ यू आर इनटू आरपीएफ ना, प्रोविडेंट फंड एक्ट है तो तभी आता है, वरना नहीं आएगा. बराबर है. सो आरपीएफ इज प्रोविडेंट फंड. ठीक है, अगर आपको पीएफ एक्ट आता है. और एनपीएस अगर आपको इच्छा है, एटीसीसीडी मतलब इसको छोड़ के भी एक प्रोविडेंट फंड तो कॉमन है. एटीसीसीडी का एनपीएस होता है ना, नेशनल पेंशन स्कीम. आप चाहते हो कि आप आपके एम्प्लॉयज़ को ये भी दो तो आप उसमें भी पैसे डाल सकते हो. ये सारे स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स हैं. ठीक है. हाँ, 4 AM को लो मैम. नहीं रे बाबा, माई मदर इन लॉ इज़ डूइंग बेटर. तो आज वही कुछ लोग उनसे मिलने भी आए हैं ना, तो इसलिए आई हैव सम गेस्ट एट होम, तो इसलिए मैं अभी वही सोच रही हूँ. इसलिए मैं वही सोच रही हूँ कि 4 बजे ले लेती हूँ ऐसा कल. अभी तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी. अब किसको क्या देखना था, इसको क्या देखना है. हाँ, ये एग्ज़ाम के ये पर्क विजिट्स है. एग्ज़ाम पर्क विजिट्स, एग्ज़ाम पर्क विजिट्स ले लो. ये एक, फिर ये काइंड ऑफ मैंने पढ़ा दिए ये आपको. हाँ, इसमें सिर्फ जो नहीं पढ़ा है वो यही होता है. सब्सिडाइज टेलीफोन बिल्स ये भी बोल दिया. प्रीमियम फॉर पर्सनल एक्सीडेंट ये सब एग्जाम्प्ट है. हाँ, तो ये सब एग्जाम परक्विजिट है. ठीक है, कोई एक डे फुल डे ले लो. ठीक है, वी आई ट्राई ना. ठीक है मैम, योर लव स्टोरी. नहीं रे बाबा, अभी नहीं बताऊंगी. नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं. फिर कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे, पक्का करेंगे. अभी आप हो ना मेरे साथ, एंड तक हो ना, तो तब. ठीक है, अभी नहीं. प्लीज शेयर योर लव स्टोरी. ओ माय गॉड. कल 4 बजे मिलेंगे. कल 4 बजे मिलेंगे. ठीक है. लव स्टोरी सुननी है तो एंड तक लेक्चर देखना पड़ेगा. ठीक है, एंड तक एंड तक एंड तक मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा तो बताऊंगी. ठीक है. चलो, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया बताती हूँ. अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया है तो मेडिकल का खर्चा, अकोमोडेशन का खर्चा एग्जम्प्ट होगा अगर वो आरबीआई की एक परमिसेबल लिमिट होती है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में होता है, तो उसकी लिमिट के अंदर है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा. और उसके बाद है और ट्रैवलिंग का खर्चा अगर एम्प्लॉय का जीटीआई ना 2 लाख तक है तो एग्जम्प्ट होता है, और जीटीआई 2 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. तो कल मुझसे आप मिलोगे कितने बजे? 4 बजे. ठीक है. सुबह 11:30 या 12 चलेगा क्या? 11:30 या 12 नहीं ना, मैं पहुंच ही नहीं पाती हूँ इधर क्लास के इधर. 4 बजे. मैम, लव स्टोरी की भी एक लेक्चर अपलोड कर दो आप. ओके, आई टेल यू. निरुपमा, रिलैक्स हो, अभी नहीं, बाद में बताती हूँ. ठीक है, आई विल टेल यू डेफिनेटली. ओके, यस. चलो बाय. प्रैक्टिस बैच भी यही होगा, यही पढ़ाना पड़ेगा ना आपको. सैलरी पढ़ाना पड़ेगा तब हम प्रॉब्लम्स करेंगे. इफ़ सुपर एन्युएशन फंड इज मोर देन 1.5 lakhs, कैन वी टेक बेनिफिट अप टू 1.5 lakhs? येस, यू कैन टेक. ओके, तो कल हम 4 to 6 मिलते हैं. 4 to 6. हाँ ना, निरुपमा बोलते इतना तो मैंने डाउट भी नहीं पूछा, मतलब इतनी चैट तो आप शांत थे. वो टॉपिक क्या छिड़ गया, अलग ही मोड में चले गए सब. चलो बाय. या इट विल बी ऑन यूट्यूब ओनली. इट विल बी ऑन यूट्यूब ओनली. उमंग, मैंने बताया ना, यू कैन टेक बेनिफिट अप टू 1.5 lakhs ऑफ कोर्स, बट सब कुछ मिला के 7.5 लाख के ऊपर बेनिफिट नहीं ले सकते. ठीक है. यस. सो थैंक यू सो मच. आई विल सी यू सून. आई विल सी यू टुमारो एट 4 o'clock. तो कल लाइव हम लोग कितने बजे मिलते हैं? 4 बजे मिलते हैं. तो शाम को आपको रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है तो आप वो देखेंगे, जैसा शेड्यूल है वैसा प्लान होगा फिर. ठीक है. चलो बाय बाय, सी यू, बाय.
नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन में अमेंडमेंट का नोट देना है क्या? नहीं देना है। जय श्री कृष्ण नहीं देना है, नहीं देना है। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।